हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर गया चाइना, रशिया की प्रमुख तेल कंपनियों से रोक दिया तेल आयात। जी हां दोस्तों, बताएंगे वैश्विक बाजार में मच गई बहुत बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, आखिरकार ट्रंप के इस कदम से खौफ में आ ही गया चाइना। दोस्तों, चीनी कंपनियों ने आनन फानन में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। बताएंगे आखिर ट्रंप ने ऐसा कौन सा एक्शन लिया या फिर एक्शन लेने की धमकी दे दी चाइना को कि उसकी हालत पतली हो गई दोस्तों। लेकिन अपना भारत आज भी वहां पर तटस्थ है। बताएंगे जहां एक तरफ भारत से बेहतर रिश्ते करना चाहते हैं ट्रंप, तो वहीं दूसरी ओर चाइना की कर दी हालत खराब। साथ ही साथ ट्रंप के द्वारा रूसी कंपनियों पर नए अमेरिकी बैन पर पुतिन ने भी ट्रंप को दे दी बहुत बड़ी धमकी। बताएंगे क्या कहा पुतिन ने, तो वहीं ट्रंप ने भारत को लेकर, भारत पर टैरिफ कम करने को लेकर या फिर बढ़ाने को लेकर क्या कहा, वो भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यानी कि आपको बताएंगे रशिया से तेल लेकर ये कैसा गेम खेल रहे हैं ट्रंप, क्या बीच में फंस चुका है भारत, क्या है आगे का प्लान, अहम जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय सेना की बहुत बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सातों कमांड के आर्मी कमांडर्स रहे मौजूद। जी हाँ, बताएंगे किन किन मुद्दों पर हुई बातचीत, तो वहीं इजराइल पर बहुत बुरे तरीके से भड़के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह दिया अपना समर्थन हम ले लेंगे वापस। बताएंगे किस समर्थन की बात की है दोस्तों ट्रंप ने, और गुस्साए नेतन्याहू ने क्यों एनएसए को कर दिया बर्खास्त। तो वहीं आपको बताएंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किए जाने पर चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात। और वहीं छठ त्योहार से पहले सोना हुआ इतना सस्ता और चांदी पहुंची 22,000 रुपए सस्ती, क्या और गिरेगी कीमतें। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि भारत अब वो देश ही नहीं जिसको कोई दबा और झुका सके। ये नया भारत है जो बहुत अच्छे से झुकाना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने हाल ही में रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को रशिया की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजन और लुकोइल पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। रशिया को यूक्रेन जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम से अब चीन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, राइटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा कर दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि चीन की प्रमुख कंपनियों पेट्रो चाइना, सिनोपेक, सीएनओसी और झेनुआ ऑयल ने रूसी तेल की आयात बंद करने का फैसला लिया है। अगर दावा सही हुआ तो यह रशिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और रशिया के मुनाफे पर भी इसका बड़ा असर होगा। जानकारी के मुताबिक चीन के इस कदम से रशिया के तेल की मांग में भारी गिरावट आने की आशंका है, जिससे रशिया को वैकल्पिक खरीदारों की तलाश करनी पड़ेगी। वहीं इस उथल पुथल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने की संभावना बन गई है। बता दें कि चीन समुद्र के रास्ते लगभग 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन बोले तो बीपीडी रूसी तेल आयात करता है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा आमतौर पर स्वतंत्र रिफाइनर द्वारा खरीदा जाता है। इससे पहले अमेरिका ने महीनों से अटकी कूटनीति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख से निराश होकर रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो महासचिव मार्क रूट की मेजबानी करते हुए व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, ये बहुत बड़े प्रतिबंध है, ये रशिया की दो बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ है। हमें उम्मीद है कि युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। हमने अभी अभी विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और अन्य सभी चीजों के बारे में बात की है जिन पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। वहीं ट्रंप से जब पूछा गया कि प्रतिबंधों को इतना कठोर क्यों किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमने बहुत इंतजार कर लिया है। यानी कि दोस्तों, इन अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर चीन की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में रशिया की प्रमुख तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर समुद्री रास्ते से रूसी कच्चे तेल की खरीदारी अस्थायी रूप से रोक दी है। ये बहुत बड़ा दोस्तों कदम उठाया है चाइना ने, जिससे क्लियर समझ में आ रहा है कि ट्रंप की धमकियों से डर गया है चीन। और चीन के इस फैसले ने और ट्रंप के प्रतिबंध ने वैश्विक बाजार में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें
रूसी कंपनियों पर बैन के बाद व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को दे दी बहुत बड़ी धमकी दोस्तों, और इन नए प्रतिबंधों को पूरे तरीके से पुतिन ने खारिज कर दिया। पुतिन ने कह दिया कि ये प्रतिबंध मॉस्को पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन रशिया किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन ने कहा कि कोई भी आत्मसम्मान वाला देश दबाव में कुछ नहीं करता। पुतिन ने दावा कर दिया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर सकते हैं और तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिनका असर खुद अमेरिका पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करेगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया से बार बार युद्ध विराम की अपील की है, जबकि पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रशिया की संप्रभुता कमजोर करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम रशिया को कमजोर करने के लिए प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य सहायता का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने अमेरिका के इस कदम को बैर बढ़ाने वाली कार्रवाई यानी कि अनफ्रेंडली एक्ट बताया और चेतावनी दे दी कि इससे फायदा तुमको भी नहीं है। लेकिन वही दोस्तों, आपको याद होगा ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ को लेकर क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया है। ट्रंप ने दावा किया है और कहा है कि भारत अब रशिया से तेल की खरीद धीरे धीरे कम कर रहा है और साल के आखिरी तक इसे लगभग खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये भरोसा दिया, जबकि दोस्तों भारत की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यानी कि ट्रंप अपने मन के मुताबिक अपनी जनता को खुश करने के लिए जो उनके इच्छा होती है वो बोलते हैं। लेकिन वही दोस्तों, भारत के साथ अमेरिका रिश्ते बेहतर करेगा और 50% से टैरिफ को 15% पर लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। ट्रेड डील से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा और कृषि सेक्टर वार्ता की टेबल पर सबसे अहम है। भारत इनमें कुछ रियायत भी दे सकता है दोस्तों। अमेरिकी वार्ताकार ये दावा कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी ला सकता है। साथ ही अमेरिका से नॉन जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोया मिल के लिए बाजार खोल सकता है। जी हाँ, भारत का मानना है कि तेजी से बड़ी घरेलू पोल्ट्री, डेयरी और एथेनॉल इंडस्ट्री में अमेरिकी उत्पाद खप जाएंगे। भारतीय किसानों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है। हालांकि ये दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, बाकी ट्रंप का रवैया भी बता रहा है कि ट्रंप चाहे झूठ ही सही, लेकिन वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत जो है रशिया से तेल की खरीद कम कर रहा है। बेशक भारत ने तेल की खरीद और बढ़ा दी हो, लेकिन दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सुधर रहा है, यानी कि रशिया से तेल आयात कम कर रहा है, ताकि ट्रंप दोस्तों भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर सके। क्योंकि ट्रंप को भी पता है और अमेरिका को पता है बहुत अच्छे से कि भारत से बहर अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इधर शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि ट्रंप हमको ना बताए, यानी भारत को ना बताए कि भारत क्या करेगा क्या नहीं। ट्रंप के उन दावों पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने पलटवार कर दिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि भारत जल्द रशिया से आयात होने वाले तेल पर भारी कटौती करेगा। थरूर ने कहा कि ट्रंप को यह नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा। ट्रंप को भारत के फैसलों की घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत भी अमेरिका की तरफ से नहीं बोलता है। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का भारत के फैसलों के बारे में ऐलान करना उचित है। मुझे लगता है कि भारत अपने फैसलों के बारे में घोषणा करेगा। हम दुनिया को नहीं बताते कि ट्रंप क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि भारत क्या करेगा। थरूर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने फिर दावा किया कि भारत ऐसा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शशि थरूर के इन बात पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या उनका कहना सही है या गलत? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय सेना की बहुत बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और साधो कमांड के आर्मी कमांडर्स रहेंगे मौजूद। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना की ये पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज जैसलमेर में आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका आयोजन जैसलमेर में किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिस्सा लेंगे और सेना के आर्मी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित सभी 7 कमांडर्स के आर्मी कमांडर्स मौजूद रहने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तैयारियों पर फोकस। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा ऑपरेशन
सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस, आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीति पर केंद्रित रहेगा। इसमें 2 मोर्चों बोले तो 2 फ्रंट वॉर पर एक साथ कार्रवाई की क्षमता, नई बटालियनों जैसे भैरव और अश्री बटालियन तथा ड्रोन, मिसाइल और इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन पर भी चर्चा होगी। जैसलमेर में इस बात का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारतीय सेना अपनी ग्राउंड ऑपरेशन तैयारी और बॉर्डर सुरक्षा तंत्र को लेकर कितनी सतर्क और तत्पर है। सीमा के नजदीक यह कॉन्फ्रेंस सेना के स्थलीय अनुभव और सामरिक योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का अवसर भी देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने संबोधन में सेना की अब तक की उपलब्धियों की सराहना करेंगे और भविष्य के लक्ष्यों की दिशा तय करने पर बल देंगे। उम्मीद है कि वे आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण, आधुनिकीकरण और तकनीकी नवाचार पर भी प्रकाश डालेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वॉर म्यूजियम में शौर्य पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही सेना के जवानों से भी बातचीत की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करने से पहले 2 बार सोचेगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उसका परिणाम उसको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको सिर्फ स्थगित किया गया है। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना उसे और भी कड़ा जवाब देगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेगा। जी हां, इजराइल पर बुरे भड़के डोनाल्ड ट्रंप, दोस्ती तक तोड़ने की दे दी धमकी। जी हां, वेस्ट बैंक पर इजरायली संसद में विधेयक पर मतदान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने कह दिया कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उससे अपना समर्थन वापस ले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि इजराइल ने ऐसा किया कि वो अमेरिका का पूरा समर्थन खो देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों से इस पर वादा किया है, इसीलिए अब इजराइल ऐसा नहीं कर सकता। हमें अब अरब देशों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल पूरे तरह से अमेरिका का समर्थन खो देगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वेस्ट बैंक पर इजरायली संसद में मतदान को अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफाना है कदम, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ है। जेडी वेंस ने कहा कि वेस्ट बैंक पर इजरायली संसद के प्रारंभिक मतदान ने उन्हें आहत किया है। जो हुआ वो मूर्खतापूर्ण था। हमारी नीति साफ है कि वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय नहीं होगा। दोस्तों, वेस्ट बैंक पर 1967 से इजराइल का कब्जा है, हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे अवैध मानता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें नेतन्याहू ने अपने एनएसए को कर दिया बर्खास्त। नेतन्याहू ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्याजी हगेनबी को बर्खास्त कर दिया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक हनेगबी ने मार्च में गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान फिर से शुरू करने का विरोध किया था। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर पड़ोसी से पंगा लेकर पाकिस्तान का जीना हुआ मुहाल। अब एक और चीज के लिए मच गया हाहाकार। दोस्तों, भारत के बाद अब एक और पड़ोसी देश से पंगा लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। कर्ज के तले डूबे पाकिस्तान में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान में टमाटर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। टमाटर की कीमतों में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 600 रुपए किलो तक बिक रहा है। दोस्तों, अगर अदरक की बात करें तो अदरक 750 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तानी रुपए में। दरअसल इस महीने पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के दोनों तरफ आयात निर्यात बंद है। जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर को सीमा बंद होने के बाद से टमाटर की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर आयात किए जाने वाले सेब की कीमतों में भी भारी उछाल आया है, जिससे लोगों का आम बजट हिल गया है। काबुल में पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान अलोक जोय ने राइटर्स को बताया कि दोनों देशों के बीच लगभग 2.3 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार होता है। हालांकि मौजूदा नाकेबंदी के कारण सीमा पर घरेलू वस्तुओं के 5,000 कंटेनर फंसे हुए हैं। अलोको जय ने बताया कि निर्यात के लिए भेजी जाने वाली लगभग 500 कंटेनर फल सब्जियां पहले ही खराब हो चुकी हैं, जिसमें कि ताजे फल, सब्जियां, दवाइयां, गेहूं और डेयरी उत्पादों सहित व्यापार और यहां तक कि परिवहन भी ठप हो चुके हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि अब करीब 300 फंसे हुए ये वाहनों को धीरे धीरे सीमा पार किया जाएगा, यानी कि अफगान के साथ फिर से ट्रेड शुरू होने की भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। दोस्तों, कि पाकिस्तान ने हार कर अफगानिस्तान के सामने झुककर फिर से ट्रेड शुरू करने की कवायद कर दी है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें
पाक आर्मी चीफ मुनीर को 10 करोड़ का इनामी टीटीपी कमांडर ने ललकारा, कहा दम है तो सामना करके दिखा। पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली महसूद को मारने के लिए हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने नूर के खात्मे का दावा किया था, जिसकी हवा खुद टीटीपी के मुखिया महसूद ने वीडियो जारी करके निकाल दी थी। ऐसे में एक बात तो साफ समझ आती है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्यों शरीफ के साथ साथ मुनीर की हवा खराब है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कमांडर काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित किया था। माना जाता है कि काजिम हाल ही में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर की हत्या में शामिल था। काजिम पर कुर्रम के उपायुक्त जावेदुल्लाह मसूद की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। अब जिस टीटीपी कमांडर पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित किया है, उसने पाकिस्तान की सेना उसके चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दे डाली और धमकी देते हुए कह दिया कि मुनीर को अपने असहाय सैनिकों को मरने के लिए भेजने से बचना चाहिए और इसके बजाय टॉप के अधिकारियों को टीटीपी की चुनौती स्वीकार करने के लिए खुद जंग के मैदान में आना चाहिए। टीटीपी ने यहाँ तक कह दिया कि मुजाहिदीन को अल्लाह ने हथियार दे दिए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जंग का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारियों में जरा भी हिम्मत है, अगर वो मर्द है और माँ का दूध पिया है, तो आम सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह भेजने की जगह खुद भी आया करे, तब हम आपको जंग का मजा चखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। यानी इतनी बड़ी और तगड़ी और सीधी चेतावनी आसिम मुनीर को दी है दोस्तों टीटीपी के इस प्रमुख मुखिया ने। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया समर्थन, साथ में रख दी ये शर्त। जी हां, जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज होने वाले द्विवार्षिक चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम उठाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय को अपनी तीसरी वरीयता के वोट के रूप में समर्थन देगी। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी भाजपा को बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय को तीसरी वरीयता के वोट के रूप में समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि हम अपने 3 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे उम्मीदवार को दे रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अगर भाजपा 34 सीट जीतती है तो इसका दोष हम पर न आए। साथ ही साथ बता दें, अरुणाचल सीएम खांडू ने भारत जापान सहयोग बढ़ाने के लिए टोक्यो में की बड़ी बैठक। जी हां, जापान की आधिकारिक यात्रा कर रहे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टोक्यो में भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई उच्च स्तरीय बैठकें कर दी। खांडू ने जापान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य और जापान भारत संसदीय मैत्री लीग के अध्यक्ष काजुतोशी निशिमुरा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को गहरा करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। बैठक के बाद खांडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमने अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा विकास सहयोग के अवसर तलाशने के लिए भारत जापान साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही साथ आपको बता दें, भारतीय सीमा पर चीन का हवाई किला लौंजे एयरबेस में लड़ाकू विमानों का विशाल हैंगर तैयार। तवांग से दूरी महज 100 ही किलोमीटर। जी हां, भारत की सीमा के पास अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर चीन तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, चीन ने लहुंजे एयरबेस पर कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। एयरबेस की ताजा तस्वीरों से साफ पता चलता है कि यहां इस साल निर्माण काफी तेज हुआ है। एयरबेस पर फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए 36 नए मजबूत शेल्टर का निर्माण किया गया है। भारत से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेस को अपग्रेड करने से चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हवाई क्षमता बढ़ाने की कोशिश का पता चलता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 100 किलोमीटर दूरी होने की वजह से चीन का लहुंजे एयरबेस पर निर्माण कार्य भारत का ध्यान खींचता है। इस बेस पर लड़ाकू विमानों के लिए शेल्टर, हैंगर और विस्तारित एप्रन किसी भी टकराव की स्थिति में चीन को एक बढ़त दे सकते हैं। इससे चीनी सेना भारतीय सीमा के करीब बड़े हथियारों को जल्दी तैनात कर सकेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भारत के लिए अलार्म की तरह है और भारत को इसे एज अ वार्निंग देखकर बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधि, 3 विमानों और 4 जहाजों की घुसपैठ की रिपोर्टिंग की गई दर्ज। दोस्तों, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार सुबह ताइवान के क्षेत्रीय जल के आसपास 3 चीनी सैन्य विमानों और 4 चीनी नौसैनिक जहाजों की गतिविधि का पता लगाया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इनमें से एक उड़ान ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के उत्तरी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान ने स्थिति की निगरानी की और आवश्यक प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने एक्स के समान प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 3 उड़ानों में से एक उड़ान ने ताइवान
के उत्तर में प्रवेश किया। इसके एक दिन पहले बुधवार को ताइवान ने 2 चीनी सैन्य विमान, 4 नौसैनिक जहाज और एक आधिकारिक चीनी जहाज देखा। इनमें से दोनों उड़ानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के ADIZ में प्रवेश किया। ताइवान ने स्थिति पर नजर रखी और जवाबी कार्रवाई की। साथ ही साथ आपको बता दे, पाकिस्तान देखता रह गया और काबुल में भारत की हो गई एंट्री। दिल्ली ने तालिबान के लिए क्यों खोले अपने दरवाजे, आपको बता दे, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा ने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में नया अध्याय शुरू कर दिया। मुत्ताकी की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। मुत्ताकी के दौरे पर भारत ने काबुल में पूर्ण राजनयिक मिशन को बहाल करने की घोषणा की। एक पखवाड़े के भीतर ही काबुल में दूतावास प्रमुख की घोषणा करके नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में औपचारिक वापसी कर ली है। इसने अफगान लोगों के साथ संबंधों को फिर से जोड़ दिया है। मुत्ताकी की यात्रा को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान को लेकर नई दिल्ली की नीति में बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भारी तनाव है। हाल ही में पाकिस्तान सेना और तालिबानी सैनिकों के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़प हुई थी। ऐसे में मंत्रालय इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की संस्थापक डॉक्टर शांति मैरियट डिसूजा ने फर्स्ट पोस्ट से बातचीत में कहा कि तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा निश्चित रूप से तालिबान के साथ जुड़ाव के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से रणनीतिक बदलाव है। जी हाँ, दूसरी बात यह भी है कि भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत को मध्य एशिया से संपर्क, क्योंकि भारत को मध्य एशिया से संपर्क के लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान को भारत के बनाए चाबहार बंदरगाह के जरिए समुद्र में पहुंच मिलती है। हालांकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और बगराम पर ट्रंप के दावों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किए जाने पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कह दिया कि आज से अब महागठबंधन हुआ खत्म। जी हां, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके बाद बिहार चुनाव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की घोषणा जबरन की गई है, ये जनता तक भरोसा नहीं पहुंचा पाएगी। अब महागठबंधन खत्म हुआ। वहीं चुनाव से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार करके गिना दिया एनडीए के काम, कह दिया गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां वाकई में तेज हो चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनसे संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार के युवाओं से वर्चुअल बातचीत करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कह दिया कि यह गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। तो वहीं आपको बता दें, छठ पर्व से पहले सोने चांदी के दामों में तगड़ी गिरावट आई है। कभी करीब 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके 24 कैरेट सोने के दाम अब MCX पर 1,22,300 रुपए पर पहुंच चुका है। आज फिर 1,800 रुपए की बढ़त के कारण सोने के दाम 23,500 तक पहुंचे हैं, यानी करीब 8,000 रुपए सस्ता। वहीं 24 कैरेट सोने के IBJA पर दाम 1,24,000 के करीब प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। गुड रिटर्न पर अभी भी 1,26,000 रुपए रेट है। इसी तरह चांदी का दाम भी एक बार 1,85,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया था, जो कि आज 1,60,000 रुपए प्रति किलो कम है। व्यापारियों का मानना है कि टैरिफ और ट्रेड बड़ी वजह है, जिसके कारण लगातार दाम कम ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में जो आपका सवाल था कमेंट में कि क्या आगे आने वाले समय में सोने चांदी के दाम और सस्ते होंगे, तो आपको बता दें दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक अगर उनकी बात माने तो आने वाले दिनों में सोना चांदी के दाम में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि सोने चांदी के व्यापार से जुड़े लोगों का मानना है कि साल 2026 तक सोना 2 लाख के करीब पहुंचने का अनुमान है। वहीं चांदी 2.5 लाख के आंकड़े को टच कर सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जब तक सोना सस्ता हो रहा है, अगर आपको परचेज करना है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फिर दोबारा लगातार रेट बढ़ने लगे दोस्तों, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि रेट अभी और आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि सोना बढ़ता दुगने की स्पीड से लेकिन कम होता है सिर्फ आधे स्पीड से। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थे कि सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।